मेरा नाम सुहाना है। मैं छुट्टियों में अपनी मौसी के घर उनके गांव में घूमने के लिए आई थी। रात का टाइम था और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं कहीं खुली हवा में जाकर खूब घूमूं फिरूं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ठंडी ठंडी हवाओं से अपना पसीना सुखाने का मन कर रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं गर्म मौसम में एक अजीब ही मौसम का लुत्फ दे रही थीं। मैं रात के टाइम पर अकेली वॉक पर चली गई थी। एक छोटा सा गांव था जो हमारे शहर से काफ़ी दूर था। मैं काफ़ी सालों बाद इस गांव में आई थी। वैसे मुझे इस गांव में रात को अकेले जाने से मना किया गया था, लेकिन मैं फिर भी इस गांव की खूबसूरती देखने के लिए रात के टाइम पर अकेली ही घर से बाहर निकल गई थी। मेरी मौसी के घर के सब लोग सो रहे थे और मैं गेट खोलकर बाहर निकल आई थी। मुझे ये छोटा सा गांव बहुत अच्छा लग रहा था। मैं गली में चलती हुई ठंडी हवा को महसूस कर रही थी कि अचानक मुझे अंधेरे में एक तरफ कोई सफ़ेद कलर की चमकती हुई चीज नजर आई। चांद की धीमी रोशनी में ये रोशनी साफ नजर नहीं आ रही थी। शायद ये किसी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी थी, मगर मैं इस हल्की सी रोशनी को देखकर एकदम सावधान हो गई और देखने की कोशिश कर रही थी कि रात के इतने टाइम पर ये गांव में क्या हो रहा था। जब मैंने करीब जाकर गौर से देखा तो मैं दंग रह गई थी। जी बिल्कुल जाहिर सी बात थी कि इस टाइम पर किसी को कोई काम करता हुआ देखेगा तो दंग ही हो जाएगा। मेरी जगह बल्कि कोई भी होगा तो वो यही करेगा। मुझे वैसे भी लोगों के राज जानने का बहुत शौक था, और जब से मैं इस गांव में आई थी तो मैंने इस गांव के बारे में बड़ी अजीब अजीब तरह की बातें सुनी हुई थी। क्योंकि जब बचपन में मैं अपनी मौसी के घर आई थी तो मैं छोटी थी और मुझे यहाँ की चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम भी नहीं था। लेकिन जब से मैं बड़ी हुई हूँ और मैं अपनी मौसी के घर के गांव के किस्से अपनी मम्मी के मुंह से सुन रही थी, तो मुझे यहाँ आने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। मेरी मौसी और उनकी एक बेटी जो कि शहर में पढ़ती थी और रहती भी हॉस्टल में ही थी, उससे मेरी बहुत पटती थी। वो भी गांव आई हुई थी। मैं उसके साथ उसके रूम में ही सो रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं यहाँ इस गांव का चप्पा चप्पा छानने का शौक लेकर आई थी। मुझे यहाँ से वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ गई थी। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर मैं चौंक गई। एक तरफ मोबाइल रखा हुआ था जिसकी लाइट ऑन थी, दूसरी तरफ एक औरत जमीन में बैठकर किसी बर्तन में घोड़ी का दूध निकाल रही थी। वह जगह घरों से कुछ ज़्यादा दूरी पर मौजूद थी। वहाँ पर कुछ घोड़े बंधे हुए थे, मगर जिस बात ने मुझे चौंका दिया था वो ये थी कि वहाँ पर मोबाइल के अलावा किसी रोशनी का इंतजाम नहीं था। ये मोबाइल भी इसी औरत का था। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत लोगों की नज़र से छुपकर वहां पर बैठकर ये काम कर रही थी। ना जाने वह घोड़ी उसकी अपनी थी या फिर किसी और की थी। मैं बड़ी खामोशी से एक तरफ खड़े होकर उस औरत को देख रही थी। ये जगह या फिर ये गांव मेरा नहीं था, इसलिए मैंने इस मामले में ज़्यादा छानबीन करने की बजाय चुपचाप कुछ देर तक वहां का जायजा लिया था और फिर उल्टे पैर में वापस आने लगी थी। लेकिन उस औरत को पता चल गया था कि वहां पर कोई मौजूद है। अचानक उसने पत्थर उठाया और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने मुझे देखते ही जल्दी से अपना चेहरा छुपा लिया था। वो साड़ी पहने हुए बैठी थी और जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह पर रख लिया। मैं उसे उस हालत में देखकर शर्मिंदा होने लगी थी। मुझे लगा कि इस औरत को मेरा यहाँ पर आना बुरा लगा था। मैं वापस अपनी मौसी के घर को पलट कर आई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने पीछे पलट कर देखा था। वो औरत दोबारा से अपने काम में बिजी हो गई थी। मैं अब दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। शायद उसे अंधेरे में मैं दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वो औरत उठी और दूध से भरा हुआ बर्तन उठाकर आगे बढ़ गई। मुझे वापस घर जाने के लिए अपने कदम पीछे बढ़ा लेने चाहिए थे, मगर इस औरत के आगे बढ़ने के बाद मैं भी इसका पीछा करने लगी थी। वो औरत एक गली में घुस गई थी और इसी गली के पहले घर का दरवाज़ा खोलकर वो उसके अंदर चली गई। घर बहुत ज़्यादा छोटा और पुराने टाइप का बना हुआ था। घर की हालत बाहर से बहुत खराब थी। दरवाज़ा भी लकड़ी का पुराना सा लगा हुआ था। मैं वहीं दरवाजे पर रुक गई। मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मुझे वापस जाना चाहिए या फिर इस मैटर को एंड तक देखना चाहिए। मुझे ना जाने क्यों बर्तन के अंदर घोड़ी का दूध डालना बहुत अजीब और गंदा सा लग रहा था। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद मैं उस औरत के घर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई थी।
ये बहुत पुराना दरवाजा था, इसीलिए इस दरवाजे के अंदर जगह जगह बड़े बड़े से सुराख हो रहे थे। मैंने एक सुराख पर अपनी आंखें रखकर अंदर की तरफ देखा तो सामने घर के अंदर थोड़ी सी रोशनी में वही औरत चूल्हे की जलती हुई आग पर बर्तन रख रही थी। मैंने उस औरत को बड़ी हैरानी से देखा था। उस औरत ने जलती हुई आग पर जो बर्तन रखा था उसमें उसने पहले थोड़ी चाय की पत्ती और चीनी डाल दी थी। ये वही बर्तन था जिस बर्तन में उस औरत ने घोड़ी का दूध निकाला था। मुझे हैरानी हो रही थी कि ये औरत घोड़ी के दूध की चाय बना रही थी। मेरे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं अपना होश खो रही थी। मैं ये भी भूल गई थी कि मेरे देर करने पर कहीं मेरी कजिन घबरा न जाए और शोर मचाकर मौसी को न जगा दे। मुझे तो ये जानना था कि वह औरत चाय किसके लिए बना रही थी। मुझे लगा शायद अपने लिए ही बना रही होगी। इस औरत ने चाय तैयार करने के बाद पलटकर एक नज़र अपने घर के कमरे के बंद दरवाजे को देखा और फिर अपनी साड़ी के पल्लू के अंदर से थोड़ा सा वाइट पाउडर निकालकर चाय में डाल दिया। मैं वो सफ़ेद पाउडर देखकर बहुत हैरान रह गई थी। अभी वह इस औरत की इस हरकत को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि उसने उबलती हुई चाय में कुछ देर तक चम्मच चलाया, फिर गैस को ऑफ कर दिया और फिर एक थाली में उल्टे रखे हुए कप को सीधा करके वो किसी को पुकारने लगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद मेरी आंखें फटने वाली हो गई थी, क्योंकि जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो वहाँ से 4 जवान लड़कियाँ बाहर आईं। वो लड़कियाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मुझे लगा कि ये कोई हीरोइनें हैं। इतनी खूबसूरत लड़कियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। कमरे से बाहर निकलकर वो 4 लड़कियाँ आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर बैठ गई थी। कम रोशनी में भी उनके चेहरे सफ़ेद दूध की तरह चमक रहे थे। मैं एक नज़र बस उन लड़कियों को देख रही थी। ना जाने वह लड़कियां ऐसी कौन सी चीज़ लगाती थीं जो इतनी खूबसूरत थी। अगले ही पल उसे जोरदार झटका लग गया था जब इस औरत ने कपों में चाय डालकर लड़कियों के आगे रख दी और उन लड़कियों ने खामोशी से वह कप उठाए और अपने होठों से लगा लिए थे। मैं हक्का बक्का होकर अंदर का ये सारा नज़ारा देख रही थी। उस औरत की शक्ल उन लड़कियों से बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। ये 4 लड़कियां बहुत खूबसूरत थी और ये औरत सांवले रंग की थी। पता नहीं उसकी बेटियां थीं या फिर कौन थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे क्या पता था कि ये लड़कियां इसकी बेटियां हैं या नहीं, लेकिन ये लड़कियां जो भी थी, ये औरत इन लड़कियों को घोड़ी के दूध की बनी हुई चाय बनाकर क्यों पिला रही थी। उधर चाय वो लड़कियां पी रही थी और इधर अफसोस मुझे हो रहा था कि ना जाने इस औरत ने इस चाय में क्या मिलाकर अपनी बेटियों को दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे घर से बाहर निकले हुए काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं पलटकर वहां से चली गई थी। मैंने जल्दी से चोरी चुपके दरवाज़ा खोला और मैं फिर घर के अंदर घुस गई। अपने कमरे में जाकर मैं बेड पर खामोशी से सोने के लिए लेट गई। मैंने देखा कि मेरी कजिन अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और उसे मेरा घर से बाहर निकलने का कुछ पता ही नहीं चला था। लेटने के बाद मेरे दिमाग में वो ही सवाल घूम रहा था कि वो औरत घोड़ी का दूध बर्तन में क्यों ले रही थी। आखिर वह दूध का क्या करेगी, जबकि हमारे शहर में तो घोड़ी के दूध का कोई इस्तेमाल भी नहीं होता और वो सिर्फ मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंधेरे में बैठी हुई थी। वहां पर इतने सारे घोड़े मौजूद थे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर रोशनी भी होनी चाहिए थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी और उस औरत के अंदाज से मुझे बहुत इंटरेस्ट भी आने लगा था। फिर सारी रात मुझे यही सब सोचते सोचते नींद नहीं आई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि मेरी मौसी की बेटी, जिसका नाम सीमा था, उसने मुझे सुबह उठा दिया और कहने लगी, सुहाना, तुम्हें पता है कल रात हमारे घर का दरवाज़ा पता नहीं कैसे लेकिन खुला रह गया था। मम्मी पापा ने बताया कि सुबह जब उनका ध्यान घर के दरवाजे पर गया तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। ना जाने किस तरह से घर का दरवाज़ा खुल गया था, लेकिन पापा का कहना तो यही है कि उन्हें अच्छी तरह से याद है उन्होंने घर के दरवाजे को अंदर से अच्छे से लॉक लगा दिया था। फिर ना जाने कैसे दरवाज़ा खुला रह गया था। मैंने सुकून भरी सांस ली थी कि चलो अच्छा है, मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। मैं सोकर तो उठ गई थी, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में रात वाली बात ही घूम रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई करवटें बदल रही थी। बेचैनी की वजह से मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। उस औरत की हरकत ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं सोच रही थी कि मैं उस औरत के घर जाऊं
और लड़कियों को उसकी इस हरकत के बारे में बताऊं। वो ना जाने कब से उन लड़कियों के साथ ऐसा कर रही थी। मौसी मुझे नाश्ते के लिए कहने लगी और कहा कि जल्दी उठकर फ्रेश हो जाओ, नाश्ता कर लेना सीमा। और मैं काफ़ी देर तक बैठे हुए एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर उसके बाद हम दोनों फ्रेश होकर नाश्ता करने लग गए थे। सीमा को मौसी जी ने घर के कामों में लगा लिया था। मैं मौसी से परमिशन लेकर घर से बाहर निकल गई थी। मुझसे अब खामोश बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट लेने वाली फितरत थी। जब तक उस औरत के घर के बारे में मैं सब कुछ नहीं जान लेती, मैं ऐसे बैठने वाली नहीं थी। मैं फिर से इस घर के करीब आ गई थी। उस घर के करीब पहुंची तो देखा कि इस औरत के पास 3 घोड़े थे। वो अपने घोड़े को लिए घर में दाखिल हो रही थी। मैं ये देखकर हैरान हो गई और घर से कुछ फासले पर ही रुककर उस औरत के अंदर जाने का इंतजार करने लगी। वो औरत तीनों घोड़ों को अंदर लेकर जा रही थी और अंदर जाने के बाद उसने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस घर के दरवाजे से अंदर झांका तो वो 4 लड़कियां जमीन पर सोई हुई थी। वो औरत तीनों घोड़ों को भी उन लड़कियों के करीब ले गई। अभी मैं यही सब कुछ देख रही थी कि अचानक जल्दी से मेरा दबाव दरवाजे की तरफ बढ़ गया और वो नाजुक सा दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ पर घबराकर वो औरत दरवाजे की तरफ देखने लगी। उस औरत के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी, जैसे उस औरत की कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो घोड़े को छोड़कर भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मैंने जल्दी से वहाँ से फुर्ती से भागती हुई उसके घर से भाग गई। अपनी इस हरकत पर मैं शर्मिंदा होकर वापस अपनी मौसी के घर चली आई। मुझे डर था कि कहीं वो औरत घर से बाहर निकलकर मुझे देखकर घबरा न जाए। एक वजह ये भी थी कि अगर आज वह मुझे देख लेती और मैं उसकी नज़र में आ जाती तो शायद सच्चाई के बारे में पता लगाने से पहले ही वो सावधान हो जाती और मैं सच्चाई के बारे में कभी नहीं जान पाती कि वो औरत इन तीनों घोड़ों को घर के अंदर क्यों ले गई थी और घोड़ी के दूध की चाय बनाकर उसने उन लड़कियों को क्यों पिलाई थी। मैं वापस अपनी मौसी के घर आ गई थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। मुझे इस औरत की ऐसी अजीब हरकतें बहुत याद आ रही थी। मुझे इस तरह इस हालत में देखकर सीमा कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है और तुम कहाँ से भागती हुई आ रही हो। मैंने उसे कहा, कुछ नहीं, बस गर्मी ज़्यादा हो रही है, इसीलिए तो मैं ऐसी लग रही हूँ, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए मैं कमरे में आ गई थी। उस औरत का घोड़ी के दूध की चाय बनाना और उसमें ना जाने क्या मिलाकर वो चाय अपनी बेटियों को पिलाना अभी भी मेरे लिए गहरा राज बना हुआ था। ऊपर से उन तीनों घोड़ों को घर के अंदर ले जाना, ये बहुत अजीबोगरीब बात थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। मेरा दिमाग इतना उलझ गया था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी जाकर इस औरत से इस बारे में सवाल करूं कि वो अपनी इतनी खूबसूरत बेटियों के साथ क्या करती रहती है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के सवाल उठ रहे थे। वैसे तो मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था और मैं गांव की भी नहीं थी। मैं तो यहाँ पर मेहमान थी। मुझे तो कुछ दिनों के बाद यहाँ से वापस लौट जाना था, मगर फिर भी मुझे इस औरत के बारे में जानना था और मुझे बिना कुछ जाने खुद सुकून नहीं मिल रहा था। शाम के टाइम पर सीमा ने मुझे कहा कि आओ चलो, मैं तुम्हें गांव घुमाकर लाती हूँ, तुम हमारे गांव का मेला देख लेना, जिसमें बहुत मज़ा आता है। मैं सीमा के साथ मेले में चली गई थी। मेले में हम लोगों ने खूब एंजॉय किया था। 3-4 घंटे हमारे मेले में गुजर गए, क्योंकि ये मेला बहुत बड़ी जगह में लगा हुआ था। यहाँ पर कई तरह की दुकानें लगी हुई थी। मैंने वहाँ से बहुत सारा सामान भी खरीदा था। यहाँ आने के बाद मैं उस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी। मैं इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी कि मेरे दिमाग से वो वाली बात बिल्कुल उतर गई थी। हमें घर लौटते लौटते रात हो गई थी। हम दोनों घर आ ही रहे थे कि तभी अचानक उस औरत के घर की गली में मैं चली गई। मेरे दिमाग में सब कुछ फिर से ताज़ा हो गया था। मैंने सीमा से कहा, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर वॉक के लिए चली जाती हूँ। मगर सीमा मुझे घूरने लगी और कहने लगी, आखिर ऐसी कौन सी वॉक है जो तुम्हें रात में करनी है। मैंने कहा, हल्की हल्की हवा चल रही है, हमारे शहर में तो इस तरह से हमें हवा लगती नहीं है, तो मैं यही इंजॉय कर लेती हूँ। सीमा ने कहा, खामोश हो जाओ और मेरे साथ चलो। मम्मी पापा मुझे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैंने कहा, प्लीज़ यार, मुझे एंजॉय करने दो ना, ये तुम्हारा गांव है, तुम तो यहाँ आती रहती हो, मैं नहीं आती। मैं अब यहाँ से जाऊँगी तो ना जाने फिर कितने सालों बाद मेरा यहाँ पर आना होगा, इसीलिए तुम प्लीज़
मौसी से कोई भी बहाना बना देना। सीमा ने मुझसे चिढ़ते हुए कहा, कहीं तुमने यहाँ किसी को पसंद तो नहीं कर लिया है, तो चोरी चुपके उसे तुम मिलने के लिए जाने लगी हो। लगता है तुम्हारा कहीं दिल लग गया है, तुम्हें घर में सुकून नहीं मिल रहा है। मैं उसकी इस बात पर हंसने लगी थी और कहने लगी, पागल, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं आया है, बस तुम जाओ, मैं ज़रा यहाँ की गलियों में घूम कर आती हूँ। लेकिन सीमा थी कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं सीमा को टालने के लिए उसके साथ घर चली गई थी। मैंने उसे कहा कि सच में ये गांव बहुत अच्छा है, यहाँ रात के टाइम जो हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा चलती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। सीमा मेरी इस बात से खुश हो गई थी और कहने लगी कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लगा है, वरना तुम तो बुलाने पर भी कभी यहाँ नहीं आती हो। मैं उसकी बात पर हंसने लगी थी। सीमा और मैं बचपन से ही एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे थे, क्योंकि सीमा जिस शहर में पढ़ाई करती थी उस शहर में हमारा घर था। सीमा का जब दिल करता था तो वो हॉस्टल में रहने के लिए चली जाती थी और जब दिल करता था तो हमारे घर रहने के लिए आ जाती थी। इसीलिए मेरी उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। मेरे मौसा की यहाँ पर एक दुकान थी और अब वह दुकान से ही अपना काम कर रहे थे। इस गांव में ज़्यादा कोई अमीर लोग नहीं रहते थे, सब लोग अच्छे थे और बहुत सीधे साधे थे। सीमा तो यहाँ अपने माता पिता से मिलने के लिए हर महीने में एक चक्कर लगा लिया करती थी। हर बार वो मुझसे कहती थी कि मेरा गांव बहुत अच्छा है, एक बार चलकर तो देखो, तुम बचपन की ही गई हुई हो, अब जाकर देखोगी तो बहुत तुम्हें मज़ा आएगा। लेकिन मैं सोचती थी कि गर्मी की छुट्टियों में ही गांव जाऊंगी। हर बार जब भी हमारे कॉलेज की छुट्टियां होती तो हम पूरी फैमिली मिलकर कहीं ना कहीं पिकनिक पर चले जाते थे। हमारा गांव में आना हो ही नहीं पाता था। मैं अपनी पढ़ाई की वजह से बिजी थी, इसलिए यहाँ पर नहीं आती थी। अब की बार मैंने पहले ही यहाँ पर आने की प्लानिंग कर ली थी। वैसे तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3-4 दिन के लिए आ रही थी, लेकिन सीमा के ज़्यादा जिद करने पर मैं पूरे 10 दिन की छुट्टियों पर यहाँ आई थी और यहाँ आने के दूसरे दिन ही मैंने वो अजीब औरत देख ली थी। मैं जानती थी कि अब मेरे बाकी के दिन भी इसी राज को जानने में निकल जाने वाले थे। सीमा ठीक कह रही थी, मुझे उसके घर में सुकून नहीं मिल रहा था। रात को काफ़ी देर तक मैं सीमा से बातें करती रही और सोचने लगी कि कब ये गहरी नींद में सो जाए और मैं बहाने से यहाँ से निकल जाऊँ। आज भी मैंने काफ़ी देर तक सीमा के सोने का इंतज़ार किया था। फिर उठकर जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मौसी मौसा भी सो चुके थे। मैं जल्दी से मौका देखकर हैंगिंग वॉल से दरवाजे की चाबी निकाली और ताला खोलकर मैं घर से निकल गई। आज मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था। इसलिए जब मैं उस गली में पहुंची तो दरवाजे के पास जाते हुए मैंने देखा कि आज भी वो औरत ऐसे ही चाय कपों में डाल रही थी और उसके आवाज़ देने पर चारों लड़कियां कमरे से बाहर आकर आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर बैठ चुकी थी। वो खूबसूरत लड़कियां आज भी कल की तरह उतनी ही खूबसूरत लग रही थीं। मैंने गांव की लड़कियों को कभी इतनी खूबसूरत नहीं देखा था, जैसे कोई हीरोइन बिल्कुल परफेक्ट होती है। इस तरह से ये लड़कियां बिल्कुल परफेक्ट थीं, ना कहीं से मोटी थी ना कहीं से पतली थी, ना उनके शरीर पर फालतू का ताम झाम था और कोई भी लड़की सांवली नहीं थी। सभी गोरी चिट्ठी चमकती हुई रंगत की थी। वह सब नाजुक और खूबसूरत थी। मगर उन्हें देखकर मुझे अचानक कल की बात याद आई, जब वो औरत घर के अंदर तीनों घोड़ों को लेकर आई थी। मैं वहीं से खड़ी हुई घर के अंदर देख रही थी। आज मैंने ठान लिया था कि मैं पूरी बात जाने बिना यहाँ से नहीं हटूंगी। आज मैं बड़ी सावधानी से दरवाजे से हटकर खड़ी हुई थी, मगर फिर भी वो औरत डरी हुई थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मेरी कल वाली हरकत ने उसे बुरी तरह से डरा दिया था। जब उन लड़कियों ने चाय पी ली तो वह लड़कियां ज़मीन में बिस्तर लगाकर सो गईं। उस औरत ने उठकर बर्तन धोए और फिर वो भी उनके साथ ही ज़मीन पर लेट गई। वह सब मज़े से सो चुकी थी। मैं बेचैन होने लगी। मेरे लिए ज़्यादा देर यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अब यहाँ पर मेरा कोई काम भी नहीं था और आज सारा दिन मेले में घूमते रहने की वजह से मेरे शरीर में बुरी तरह से दर्द होना शुरू हो गया था और मेरे पैर भी बहुत दुख रहे थे। इन सबको सोता हुआ देखकर मैं समझ गई थी कि आज मैं टाइम से कुछ ज़्यादा ही पहले आ गई हूँ। मैं मायूसी से घर वापस आ गई थी और बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई थी। अगले दिन सुबह सवेरे मौसा जी को किसी काम से जाना था। मौसा जी को भेजने के बाद
मौसी दोबारा से सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। सुबह को मेरी भी जल्दी आँख खुल गई थी। मैं जल्दी से उठी और घर से बाहर निकल गई और टहलते हुए उसी घर के आगे पहुंच गई थी। सुबह सुबह का टाइम था। मुझे ये सब जानने में इंटरेस्ट आ रहा था कि मैंने घर में झांक कर देखा। मैंने दरवाजे की सुराग से देखा तो सामने देखकर मैं चौंक गई थी। सामने बिस्तर पर आड़ी टेढ़ी वो चारों लड़कियां बिखरी हुई हालत में सो रही थीं और वो घोड़े भी वहीं पर एक तरफ जमीन में बैठे नींद ले रहे थे। वो औरत अपने घर की सफाई कर रही थी और फिर उसने उन लड़कियों को हिलाकर जगाया। वो औरत धीमी आवाज में उन लड़कियों से कुछ कहने लगी। वो लड़कियां अब जाकर अपने बिस्तर से खड़ी हुई तो मैंने देखा कि उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और बहुत ज़्यादा वो थकी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए चलना भी दुश्वार है। वह उस कमरे के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो औरत घोड़े की रस्सियाँ खोलकर खींचते हुए अपने साथ उन्हें घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं जल्दी से पीछे हो गई थी, फिर वहाँ से पलटकर घर आ गई। मेरे दिमाग में उन लड़कियों की थकान वाली हालत घूम रही थी। ऐसा भी नहीं हो सकता था कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, क्योंकि मैंने रात को उनको सही सलामत देखा था। वो चमकते हुए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी, मगर सुबह उठकर उनके चेहरे पर थकान छाई हुई थी, जैसे रात के टाइम पर उन्होंने मजदूरी मेहनत की हो। मैं सारा दिन घर में बैठकर यही सोचती रही थी। मुझे इस तरह से सोच विचार करते हुए जब सीमा ने देखा तो उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ खोई हुई हो। फिर मैंने सीमा से पूछा कि यहाँ आसपास के लोग काम क्या करते हैं। उसने कहा कि यहाँ सारे गरीब लोग रहते हैं, कुछ की हमारी तरह दुकानें हैं या फिर कुछ लोग भैंस पाल कर उनका दूध बेचते हैं। पर कुछ दूर एक जगह है जहाँ पर छोटा सा जंगल है। कुछ लोग वहाँ से लकड़ियाँ काटते हैं और शहर में लाकर बेच देते हैं। इसीलिए किसी न किसी तरह से इन लोगों के घर का गुजारा हो रहा है। सीमा मुझसे पूछने लगी, लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, बस ऐसे ही जानना चाह रही थी। सीमा तो नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। फिर मैंने मौसा जी से भी ये बात पूछी तो उन्होंने भी यही सब कुछ बताया जो सीमा ने बताया था। मैंने मौसी जी से कहा, आप तो यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से जानती होंगी। मौसी जी कहने लगी, हाँ क्यों नहीं बेटा, हमें यहाँ पर रहते हुए इतने साल हो गए हैं। मैं यहाँ पर लगभग सभी लोगों को जानती हूँ। मुझे घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मैं ज़्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं हूँ, मगर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और जब भी किसी से सामना हो जाए तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। फिर मौसी जी खामोश हो गई और थोड़ी देर के बाद कहने लगी, सिर्फ एक औरत के। मैं मौसी से उस औरत के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए सब कुछ मैं मौसी जी से पूछने की कोशिश कर रही थी। मैंने मौसी से कहा, कौन सी एक औरत? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गांव में एक विधवा औरत रहती है। वो बहुत ज़्यादा ही कड़े मिजाज की है और अपने काम से काम रखने वालों में से है। मैं जो बहुत ध्यान से मौसी की बातें सुन रही थी, तभी अचानक मैं चौंक गई। वो उस औरत के बारे में बात करते हुए कहने लगी कि हमारे गांव के बीच जगह में जो गली है उसमें पहला घर है। उस घर में एक औरत रहती है। एक औरत, किसी ने ना तो वो किसी से बातें करती है और ना ही किसी के घर उसका आना जाना रखती है। इस औरत का कोई काम नहीं और ना ही इसका पति है। काफ़ी सालों पहले इसके पति की मौत हो गई थी और इसके पास 2 घोड़े और 1 घोड़ी है। गांव में किसी ने भी कभी इसको कोई काम करते हुए भी नहीं देखा है और अक्सर ये अपने घर का राशन लेने के लिए तुम्हारे मौसा जी की दुकान पर आ जाती है। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं और वो किस तरह से पैसे कमाती है। मैं ये सुनकर चौंक गई और कहने लगी कि अगर वो कोई काम नहीं करती तो फिर उनके घर का खर्चा कैसे चलता है। मेरी मौसी ने कंधे उचकाते हुए कहा कि यही तो हम लोगों को भी हैरत है। कभी इस बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चल सका कि वो पैसे कहाँ से लाती है और कहाँ से लाकर खाती है। भला जानवर पालने से तो घर का खर्च नहीं चलता। मैं सोच में गुम हो गई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि क्यों वे औरत रात को चाय भी घोड़ी के दूध की ही बनाती है। शायद इस औरत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बाजार से दूध खरीद कर चाय बना सके, लेकिन वो दूध में सफ़ेद पाउडर मिलाना और रात को घर में घोड़े ले जाना। आज रात मैं फिर से मौका देखकर घर से बाहर निकल गई थी और उस औरत के घर के बाहर पहुंच गई थी। आज मैं थकी हुई भी नहीं थी और सोच कर आई थी कि जब तक सारी सच्चाई तक नहीं पहुंच जाऊंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो औरत चाय बनाकर अपनी बेटियों को बुला रही थी।
उसने चाय बनाते हुए उसी तरह से वो वाइट पाउडर चाय में डाला था और वैसे ही सावधान नजरों से बार बार वो दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, जिससे साफ पता चलता है कि वो जो सफ़ेद पाउडर चाय में डालती है उससे वो 4 लड़कियां अनजान है। फिर उसने लड़कियों को बुलाया और उसी तरह से लड़कियां बाहर आकर बैठ गईं और वो चाय पीने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने ज़मीन पर बिस्तर लगाया और वो बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। मैं बाहर गली में ही खड़ी थी। लगभग 1 घंटे के बाद अचानक से घर का दरवाज़ा खुला तो मैं चौंक कर दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई थी ताकि मुझे वो औरत देख ना ले। वो औरत इधर गली में सावधान नज़रों से देखती हुई आगे बढ़ गई थी और थोड़ी ही देर के बाद वो वापस आई तो अपने घोड़ों को लेकर घर के अंदर चली गई और फिर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं जल्दी से दरवाजे के सामने फिर से जाकर खड़ी हो गई और झांकने लगी। सामने वह लड़कियां उठकर घोड़े की रस्सी पकड़कर उनकी कमर पर हाथ फेर रही थी। मैं ये देखकर हैरान होने लगी। फिर अचानक किसी औरत ने उठकर आंगन की लाइट ऑफ कर दी। घर में अंधेरा हो जाने पर मैं पीछे हो गई। कुछ देर गुजरी तो वो चारों लड़कियां उन तीनों घोड़ों को लेकर घर से निकली। मैं एक तरफ होकर उन्हें देख रही थी। मैं भी उनके पीछे चल रही थी। मुझे हैरत होने लगी कि ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं। लड़कियां चलते चलते छोटे से जंगल में पहुंच गई थी, जिसके बारे में मेरी मौसी ने मुझे बताया था। मैं इनका पीछा कर रही थी। फिर एक पेड़ के पीछे छुप गई। वो लड़कियां उस छोटे से जंगल में पहुंची और घोड़े को पेड़ के साथ बांध दिया था और उन चारों लड़कियों ने अगला जो काम किया उसे देखकर तो मैं दंग रह गई थी। मेरी सोच विचार में भी नहीं था कि जंगल में आकर अकेले ये चारों लड़कियां ये काम करती होंगी। मैं जो कितने दिनों से इन लोगों की सच्चाई जानने में इंटरेस्ट रख रही थी कि आखिर वह औरत ये लड़कियां क्या काम करती हैं, अब मुझे सब कुछ पता चल गया था। इस रात जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वो मुझे हैरत में डाल गया था और अपनी आंखों पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं मौजूदा स्थिति को अपनी आंखों के सामने देख रही थी। मैं थककर वहां पेड़ से ही टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई थी। मैं बस एक ही सोच में गुम थी कि क्या वो औरत जानती थी कि ये लड़कियां ये क्या काम करती हैं। मुझे याद आने लगा कि लाइट बुझाकर वह औरत सो गई थी, मगर लड़कियां उसके सोने के बाद बड़ी ही खामोशी से और चुपके से घोड़ों को लेकर घर से निकल आई थीं। मैं उन लड़कियों की हाँफने की आवाज़ें सुन रही थी क्योंकि वो बड़ी ही मेहनत के साथ पेड़ से लकड़ियाँ काट रही थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि उस दिन सुबह सुबह घर में वो लड़कियाँ इतनी बेहाल और थकान वाली क्यों लग रही थी। सारी रात वो लड़कियाँ भी वही रहीं और मैं भी वहीं पर बैठी रह गई। मुझे बार बार उन जवान लड़कियों पर नज़रें रखना शर्मिंदा कर रहा था, मगर उनकी थकान भरी आवाज़ मेरे कानों में पहुंच रही थी। सुबह होने लगी तो वो लड़कियां थकान से बेहाल होकर उन घोड़ों को लेकर वापस घर की तरफ आ गई थी। मैं देख चुकी थी जंगल में वो लड़कियां सारी रात क्या करती थी और क्यों थकान का शिकार होती थी। एक साथ सारे राजों से पर्दा उठ चुका था, मगर फिर भी मैं उनके साथ पीछे गई और जब वह घर में गई तो मैं घर के दरवाजे से अंदर झांकने लगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या ये औरत इस बात को जानती थी या नहीं। जब उन लड़कियों ने घर के अंदर आते ही घोड़े लाइन से घर के अंदर खड़े कर दिए और पहले उन्होंने पानी पिया, उसके बाद बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई थी। वो औरत अभी भी मज़े से सो रही थी। काफ़ी देर तक मैं वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियों को देखती रही, फिर वापस आ गई। सारी रात बाहर रहने की वजह से मेरा भी अब थकान से बुरा हाल हो रहा था। आंखें भी नींद में गुम हो रही थी। मैं वापस लेट कर सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो गुमसुम सी हो रही थी। सीमा न जाने मुझसे किस किस तरह की बातें कर रही थी, मगर मैंने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मौसी जी कमरे के अंदर आईं और कहने लगी, सीमा बेटी, अपने पापा का खाना दुकान पर ही ले जाओ, आज वो घर पर नहीं आएंगे। सीमा ने मुझे कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाएं, दोनों मिलकर पापा का खाना उनकी दुकान पर देने के लिए चलते हैं। हम दोनों मौसा जी की दुकान पर चले गए थे। मैं, जो पहले से ही सोच में उलझी हुई थी, उसके साथ चल दी। हम लोग बाजार के बिल्कुल बीच में मौसा जी की दुकान पर मौजूद थे और हम कुछ देर मौसा जी की दुकान पर ही बैठ गए थे। दोपहर की टाइम मैंने देखा कि वो औरत बाजार में कुछ दूर एक खाली जगह पर खड़ी हुई थी। वह कुछ देर खड़े होकर कोयला बेच रही थी और उन पैसों से मेरे मौसा की दुकान से ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए वो आ गई थी। फिर मेरे मौसा जी को सामान की एक लिस्ट उसने पकड़ा दी। मेरी मौसा जी उसका सामान थैले में डाल रहे थे। जब सामान में मौजूद मैंने सफ़ेद रंग का वो पाउडर देखा
तो अचानक से मुझे वही पाउडर याद आ गया था जिसको ये औरत चाय में डालती थी। मैंने हैरत से अपने मौसा जी की तरफ देखा था। इस औरत का ख्याल करके मैं खामोश बैठी रही, क्योंकि उस औरत ने उस दिन मुझे रात में देखा था, इसलिए मेरा चेहरा वो शायद भूल गई होगी। मगर मैं तो इसे काफ़ी दिनों से देख रही थी, इसलिए इसको पहचान गई थी। उसके जाने के बाद मैंने मौसा जी से उस औरत के बारे में पूछा। मौसा जी ने मुझे बताया कि हमारे गांव की वो विधवा औरत है, अकेली ही रहती है। बेचारी, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, मगर बहुत मेहनती औरत है। ना जाने कैसे लकड़ियां जमा करके कोयला बनाती है और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती है। मैं अपने मौसा जी की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने उनसे कहा कि क्या सच में अकेली रहती है? इसके घर में कोई नहीं है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं हैरान रह गई थी। मैंने इसके घर में 4 जवान लड़कियां देखी थी, जबकि मौसा जी कह रहे थे कि ये औरत अकेली है। तभी मुझे याद आया कि मौसी ने भी तो मुझे यही कहा था कि उनके गांव में रहने वाली विधवा औरत अकेली रहती है। मैं उलझ गई थी। एक ही गांव में लोग कैसे इस बात से अनजान थे? ये गांव इतना बड़ा भी नहीं था, छोटा सा ही था। बहुत कम लोगों का ये गांव था। इस औरत की 4 जवान लड़कियां रहती थीं। पहले मैंने सोचा सीमा को ये बात बता देती हूँ, मगर फिर न जाने क्या सोचकर मैं खामोश हो गई और ये बात मैंने सीक्रेट ही रहने दी। इस औरत के घर में जवान और खूबसूरत लड़कियां हैं। मुझे तब महसूस हुआ कि एक बेवा औरत अपने गांव वालों से उन लड़कियों को छुपाती होगी, इसीलिए लोग इस बारे में नहीं जानते थे। मैंने मौसा जी से पूछा कि आपने इनको सफ़ेद पाउडर क्यों दिया? वो क्या था? मौसा जी ने कहा कि वो वाइट शुगर पाउडर था। मैं हैरान हो गई थी कि सफ़ेद शुगर पाउडर तो एक नॉर्मल सी चीज़ है जो चीनी को पीस कर बनाया जाता है। मैं जो ये समझ रही थी कि वो सफ़ेद पाउडर कोई नशा करने वाली चीज़ है और वो औरत नशे वाली चीज़ ही चाय में मिलाकर उन लड़कियों को देती होगी, मगर वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ को चाय में मिलाती थी। मैं हैरान होने के साथ साथ शर्मिंदा भी हो रही थी कि मैंने उस बेचारी विधवा औरत पर शक किया था। मगर अब ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बेमतलब था कि चाय के अंदर शुगर पाउडर भी वो इतना छुपाकर क्यों डालती थी। उस दिन न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं मौसा जी की दुकान से किसी तरह का बहाना बनाकर सीमा को वहीं छोड़कर उस औरत के घर पहुंच गई। मैं अभी तक उलझी हुई थी कि उस औरत ने उन लड़कियों को सब लोगों से छुपाकर क्यों रखा हुआ था और ये लड़कियां सारी रात जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर घोड़े की पीठ पर लकड़ियां रखकर लाती थी और वापस आकर वो लकड़ियां कमरे में रख देती थी। रातों को छुपकर वो लड़कियां मेहनत मजदूरी करती थी और बदले में घोड़ी के दूध की चाय उन्हें दी जाती थी। आज मैं उस औरत के घर जाकर कुछ नहीं देख रही थी, बल्कि डायरेक्ट उसके घर के अंदर ही चली गई थी। वो औरत मुझे अपने घर में यूं अचानक देखकर चौंक गई और जब उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ बार बार क्यों आती हो, तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे तब पता चला कि वो औरत मुझे पहचान गई थी और उसे पता था कि मैं उसके बारे में सब कुछ जान गई हूँ। मैंने उससे ऐसा करने की वजह पूछी तो वो बताने के लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा जिद करने पर उसने मुझे बताया कि दरअसल ये लड़कियां मेरी बेटियां नहीं हैं। ये मेरे पति के मरने से पहले इन लड़कियों के साथ उसने ज़बरदस्ती गलत काम किया था और मेरा पति इन्हें एक एक करके भगा कर ले आया था। मेरा पति शहर में काम करता था और वो शहर की खूबसूरत लड़कियों की इज्जत खराब कर देता था और उन्हें यहाँ लेकर आ जाता था। इसी तरह से मेरे पति ने उन चारों लड़कियों की इज्जत भी खराब कर दी थी। इनके घरवाले इनको रखने के लिए तैयार ही नहीं थे। गांव में इन लड़कियों के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए मैंने सालों से इन लड़कियों को छुपा कर रखा हुआ है ताकि मेरे पति की इज्जत पर कोई आंच ना आए। एक दिन मेरा पति हार्ट अटैक की वजह से मर गया। तब भी गांव के लोगों को इन लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। काफ़ी सालों से इन लड़कियों का राज यहाँ पर छुपा हुआ है। वो आदमी जो लड़कियों की इज्जत खराब करता रहा वो बुरा था, लेकिन मेरा पति था, मैं उसकी बहुत इज्जत करती थी। जब वो मर गया तो मैंने इन लड़कियों की जिम्मेदारी उठा ली। ये सब लड़कियां मेरे साथ रहती हैं और मेहनत मजदूरी करती हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। लड़कियों को पालने की जिम्मेदारी मैंने उठाई थी। कुछ मैं इनका साथ देती हूँ तो कुछ ये मेरा साथ देती हैं। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। अगर इस गांव में किसी को भी लड़कियों के बारे में पता चल गया तो ये गांव वाले लड़कियों को गांव से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कहीं पर भी
उन लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती है जिनके साथ कोई गलत काम होता है। लोग इस सब में मर्द को गलत नहीं कहते, लेकिन औरत को पूरी तरह से गलत बता देते हैं। जब इन लड़कियों के माता पिता ने ही इन्हें नहीं रखा, इनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखा, सारे रिश्ते नाते इनसे ख़त्म कर दिए, जबकि इनकी कोई गलती भी नहीं थी, तो फिर ये गांव वाले भला इन लड़कियों को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये सारी बात कहकर वह औरत खामोश हो गई थी। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, तुम लड़कियों के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, आपके पति ने उनके साथ गलत किया, लेकिन आपने लड़कियों को दोबारा जीने की राह दिखाई है। आप जैसी औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत ही गलत सोच लिया था, इसलिए मैं आज आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने भरोसा दिलाया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं इस गांव की नहीं हूँ। मैं तो शहर से आई हूँ, अपने मौसा मौसी के घर में यहाँ पर मेहमान हूँ। कुछ दिन रहूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। मेरे पास उस वक्त लगभग 20,000 रुपये थे। मैंने उस औरत को वो सारे पैसे दे दिए और कहा कि इन पैसों को मेरी तरफ से आप रख लीजिए, क्योंकि वो औरत बहुत ज़्यादा गरीब थी और उन लड़कियों को घोड़ी के दूध की चाय बनाकर पिलाती थी ताकि उनका पेट भर जाए। अपने आप तो वह किसी दिन कुछ खा लेती तो उसका पेट भर जाता, वरना वो भूखी रहती थी। वो लड़कियां मेहनत करती थी, इसलिए उनका पेट भरना बहुत ज़रूरी होता था। मैं ऐसी औरत को सैल्यूट करती हूँ जिसने लड़कियों को इस घर में छुपाकर ही सही मगर अपने घर में जगह तो दी हुई थी। इस गांव में रहते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, अब मेरे जाने का टाइम आ गया था। जिस दिन मैं अपने घर जाने वाली थी, उस दिन भी मैं इस औरत से मिलकर गई थी, और जो मैंने इसके घर में ताम झांक की थी उसके लिए मैंने फिर से माफ़ी मांगी थी। मैं उन लड़कियों के मुकाबले अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन होती है। दोस्तों, हमारे समाज को ऐसे पुरुषों की ज़रूरत है जिनके साथ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। इसलिए अपने घर के लड़कों को अच्छे संस्कार दें, जिससे वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।